हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के बारे में। ये संस्कृत की सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा, लिंग और वचन की जानकारी के बारे में, जो सेकंड चैप्टर दिया गया है आप लोगों के सिलेबस में। और ये क्लास जिन भी बच्चों को संस्कृत से डर लग रहा है या वो सोच रहे हैं कि संस्कृत में हमारी बैक लग जाएगी, तो चुपचाप जितनी भी क्लासेस करवाई जा रहे हैं सारे क्लासेस आप लोग अच्छे से देख लीजिए। संस्कृत की बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं करवाई जाएंगी। 8 से 10 क्लासेस में जितना भी सिलेबस है संस्कृत का फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक क्लास करवा दी गई है, जिसने भी उसको नहीं देखा अच्छी तरीके से देख लीजिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी क्लास पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे जब क्लास होगी तो उसके बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब आप लोगों को क्लास चले तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप लोग ये जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही हैं अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप लोगों को संस्कृत में अच्छे नंबर आ जाएंगे और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा के बारे में। आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि छोटे से जो है छोटी क्लासेस से इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन अब आप लोगों के सिलेबस में है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार रिवाइज कीजिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अच्छी तरीके से लिख सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में। तो इसमें आप लोग ये जान लीजिए कि जो संज्ञा है ये विकारी शब्द है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों के इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा तो सीटेट वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिफिनीसन के बारे में जानेंगे। इसमें दिया गया है कि जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये इसकी डिफिनीसन हो जाएगी। आगे इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप लोग जो है नॉर्मली ये केवल एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, चिड़िया, मथुरा, कुर्सी, टीवी, बुढ़ापा, मिठास। ये 3-4 एग्जाम्पल लिख देंगे तब भी आप लोगों को प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस प्रारूप में पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे तो कॉपी दिखने में अच्छी भी लगेगी और आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। तब नंबर जो है कटने के चांस कम हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास पेपर में टाइम रहेगा तो आप लोग इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखिएगा। इसमें अगर आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो नॉर्मल आप लोग डिफिनीसन लिख सकते हैं और इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया एग्जाम्पल प्राणियों के नाम, तो उसमें हो जाएगा कुत्ता, चिड़िया, राम, ऐसे करके 3-4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला दिया गया स्थानों के नाम, जिसमें आगरा, मथुरा, प्रयागराज, ऐसे 2-3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें वस्तुओं के नाम में हो जाएगा, जैसे मोबाइल, कुर्सी, टीवी, ऐसे करके 3-4 लिख सकते हैं। आगे भावों के नाम दिया गया है, इमोशंस जिसको बोलते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, बुढ़ापा, मिठास, ऐसे 3-4। ज़रूरी नहीं जो इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है वही आप लोगों को लिखना है। जो आप लोगों के जो है अच्छा लगे, जो मन हो आप लोग उसको लिख सकते हैं। जो आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे तुरंत याद आ जाए वो आप लोगों को लिखना है। ज़रूरी नहीं कि यही आप लोगों को रटना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और संस्कृत से जो डर की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। तो जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो समुदायवाचक संज्ञा है इसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसको पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे समुदाय लिखा गया है, समूह नहीं लिखा गया है। तो आप लोग ये मत बोलना कि इसमें जो है समुदाय नहीं समूह होगा, दोनों एक ही नाम है। तो इसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा तो वो आप लोगों को टिक करना होगा। तो इसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही आएंगे जिसमें जो है कोई व्यक्ति है, वस्तु है या फिर स्थान है, उसके व्यक्ति विशेष जो है उसका बोध कराए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आएगा। जो विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान की बात हो, जहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे रमेश, कानपुर, राधा, रामायण, ऐसे करके 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया है जातिवाचक संज्ञा।
जिसमें जो है कोई व्यक्ति है या फिर वस्तु है, स्थान है, उसकी पूरी जाति का बोध हो, वो जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे लड़का, शहर, पुस्तक, वृक्ष। ये दोनों के आप लोगों को इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः इसी से पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों के एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को यही याद रखना है कि जो जातिवाचक संज्ञा है यह जो है कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे इसमें जो है लड़का आ जाएगा तो लड़का जो है लड़कों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या फिर विशेष जो है प्राणी की बात हो रही है, विशेष वस्तु की बात हो रही है, प्रॉपर नाम उसमें लिया जा रहा है। जैसे इसमें लड़के की नहीं, लड़के में कौन सा लड़का है, तो उसमें जैसे इसमें रमेश दिया गया है या राम दिया गया है, तो वो इसमें प्रॉपर विशेष लड़के की एक बात हो गई, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। बाकी इसमें आप लोगों को शब्द से ही समझ आ जाएगा कि व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु की बात हो रही है, और जाति मतलब पूरी जो है उस जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसकी पूरी जाति का जो है बोध हो रहा है। तो ये आप लोगों को इसमें डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। इसमें जो है भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन 2024 में यहाँ पूछा गया था, इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल। तो इसकी डिफिनीशन अगर आप लोगों को नोट करना है, बाकी इसमें भाववाचक संज्ञा इसी शब्द से क्लियर हो रहा है, नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का गुण, दशा या भाव आदि का बोध होता है वही जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी के गुण की बात हो रही है, उसके जो है भावों की बात हो रही है, दशा की बात हो रही है, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में इसमें दिया गया है बुढ़ापा, मिठास, लड़ाई। ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे समुदायवाचक, जिसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसका समुदाय, इसमें समूह इसी से जो है कंफर्म हो जाता है कि किसी ग्रुप की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे जो है ऐसे शब्द जो एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध कराएं वो समुदायवाचक कहलाते हैं। जैसे कक्षा हो जाएगा, सभा, सेना, भीड़, ग्रुप, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं तेल, घी, सोना, चांदी। अगर आप लोगों को इसकी डिफिनीशन जानना है तो उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, इनको जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो होते हैं उनको हम लोग गिन नहीं सकते बल्कि नाप तौल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया एग्जाम्पल में तेल, इसको तेल को गिन नहीं सकते, घी को भी नहीं गिन सकते, जैसे दूध है, पानी है, सोना है, चांदी है, ये सारा कुछ इसको हम लोग गिन नहीं सकते बल्कि इसको नाप तौल सकते हैं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको आप लोगों को जो इसमें संज्ञा के बारे में दिया गया है, संज्ञा की डिफिनीशन दी गई है, एग्जाम्पल, संज्ञा के भेद, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आज की जो क्लास है इससे जो है 2 से 3 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है लिंग के बारे में, इसकी डिफिनीशन दी गई है। यहाँ से आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हर बार 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया। लगातार 1-2 साल को छोड़कर 2016 से अब तक हर बार यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। या तो लिंग की डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं या फिर इसके जो है प्रकार पूछ लिए जाते हैं। प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग के कितने प्रकार हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है इसके बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। इसमें दिया गया है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये आप लोगों को डिफिनीशन अच्छे से याद रखना है। इसमें यही दिया गया है
कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु है या फिर स्थान है उसके स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, वही जो है लिंग कहते हैं उसे। तो ये डिफिनीशन आप लोगों को याद रखनी है। बाकी कितने बार पूछा गया यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसी से आप लोग इसमें जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिंग के प्रकार के बारे में, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है आप लोग इसमें जान लीजिए कि जो संस्कृत होता है उसमें 3 लिंग होते हैं, और हिंदी में अगर आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा लिंग के प्रकार, तो वहाँ पे आप लोगों को 2 लिखना होगा। हिंदी में इसके 2 प्रकार होते हैं, लेकिन जो संस्कृत है इसमें इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। ये आप लोगों को डिफरेंस जो है याद रखना है। इसमें पहला दिया गया है पुल्लिंग। इसमें अगर आप लोगों से, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बाकी जो है कितने इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी लास्ट में क्लास के अंत में इसमें बता दिया जाएगा, या फिर जो लिंग वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट करवाने के बाद बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। इसकी डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं कि जिस शब्द से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। इसमें जो है पुल्लिंग में केवल आप लोगों को ये जो है याद रखना है कि जिस शब्द से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसको जो है पुल्लिंग कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप लोग कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, राजन हो गया मतलब राजा। अब संस्कृत में है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को संस्कृत लिखना ही होगा, उसमें एग्जाम्पल में आप लोग संस्कृत में लिख सकते हैं। जैसे इसमें राजा का राजन दिया गया है, त्यागः, समुद्र, सूर्य, ऐसे करके 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। इसमें स्त्रीलिंग की डिफिनीशन में थोड़ा सा बस चेंज करना है। जैसे इसमें दिया गया है कि जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। ये बस आप लोगों को याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे वधु, देवी, मातृ, सुंदरता, संस्कृत, जो संस्कृत है ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। गंगा, थकावट हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। बाकी आप लोग सेंटेंस बना के ये आप लोग पढ़ के उसमें ये जान सकते हैं कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा कि स्त्रीलिंग के, क्योंकि जो है क्वेश्चन छांटने के लिए जैसे 1 नंबर में वेरी शॉर्ट में दे दिया जाता है कि इसमें से पुल्लिंग कौन से शब्द हैं और स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं, तो उसमें आप लोगों को अलग अलग करके लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नपुंसकलिंग के बारे में। इसमें हो जाएगा कि ऐसे शब्द जो ना तो नर और ना ही मादा का बोध कराते हैं, ये ना ही नर जाति का बोध कराते हैं और ना ही मादा जाति का बोध कराते हैं, वे सभी जो है नपुंसकलिंग शब्द कहे जाते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं फलम, यथाशक्ति, प्रतिदिन। ये दोनों जो है यथाशक्ति और प्रतिदिन अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जो है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नपुंसक लिंग में इनको क्यों लिखा गया, तो जो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं वो सभी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें लिख सकते हैं फलम, यथाशक्ति, प्रतिदिन, मधुरम, ऐसे करके। और इसमें आगे दिया गया पुस्तकम, सौंदर्यम। 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम लोग वचन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कारक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसमें ये जान लेंगे कि जो लिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत में लिंग के भेद को सोदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। तो अब अगर आप लोगों के एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को कितना लिखना होगा, तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर इतना लिखना होगा, क्योंकि इसमें जो है संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण सहित लिखने के लिए बोला गया है, तो उसमें आप लोगों को इतना लिखना होगा। अब इसमें बस आप लोग ये कर सकते हैं कि एग्जाम्पल जो इसमें इतने ज़्यादा दिए गए हैं उसमें आप लोग दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बाकी डिफिनीशन में आप लोगों को इतना लिखना होगा। अगर आप लोग इतना लिखेंगे तभी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कम लिखें, तो उसमें फिर आप लोगों को 1 या 1.5 नंबर ही मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से डिफिनीशन पढ़ लेना है, और एग्जाम्पल में कम लिखने के लिए आप लोग 1 से 2 एग्जाम्पल तीनों में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में
2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में। तो इसमें आप लोग केवल इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिंग के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा हो जाएगा नपुंसकलिंग। अगर आप लोग 3 केवल शब्द लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 1 नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। तो इसमें आप लोग केवल ये लिख सकते हैं कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग इतना लिख देंगे तब भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग तीनों नाम इसमें लिख सकते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये आप लोग जान लीजिए, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग वाले में जो शॉर्ट होते हैं लघु उत्तरी उसमें भी पूछे जाते हैं। 2023 में पूछा गया था। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आप लोगों को देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग वचन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में जो है यहाँ से पूछा गया था वचन के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसमें दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ऐसा कोई शब्द है जिससे एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब आप लोगों से अगर ये जो है डिफिनीशन हिंदी में पूछी जाती तो एग्जाम्पल आप लोग हिंदी में लिखते। अब आप लोगों से संस्कृत में पूछी जाएगी तो आप लोग अगर एग्जाम्पल संस्कृत में लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर अच्छी तरीके से मिलेंगे। इसमें आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैसे बालकः पठति, और दूसरा इसमें एक वचन के रूप में बालकः पठति लिख सकते हैं, और बहुवचन के रूप में ये लिख सकते हैं कि बालकाः पठन्ति। और इसमें नोट के रूप में आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि उदाहरण जो ये दिया गया है इसमें बालकः से एक बालक और बालकाः से एक से अधिक बालक का बोध हो रहा है। अगर ये आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है आप लोगों को नंबर जो है एक भी नंबर काटेगा नहीं और अच्छी तरीके से नंबर देगा। अगर 2 नंबर में वचन की डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप लोग जो है इतना अच्छी तरीके से लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ये अगर स्पष्टीकरण आप लिख देंगे एग्जाम्पल देने के बाद तो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वचन के भेद के बारे में कि वचन जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो संस्कृत है इसमें वचन के 3 प्रकार होते हैं, 3 वचन होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। और इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसीलिए इसमें दिया गया है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस करेंगे। जो एक वचन होता है इसमें एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे बालकः, बालिका, वृक्षः, सिंहः, पुस्तकः, फलम। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। द्विवचन मतलब जिसमें 2 संख्या बोध हो रहा हो 2 संख्याओं का, जैसे बालकौ मतलब 2 बालक, फले, वृक्षौ, आवाम, युवाम आदि। ऐसे आप लोग 2-3 एग्जाम्पल इसके याद रखना। नेक्स्ट बहुवचन में दिया गया है इसमें बालकाः मतलब 2 से अधिक बालक, फलानि, वयम, यूयम, कव्यः, रामाः। ये आप लोग जब एक की बात हो रही हो तो एक वचन हो जाएगा, जब 2 की बात हो रही हो तो द्विवचन हो जाएगा, और जब 2 से अधिक की बात हो रही हो तो वहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विभक्ति के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कारक और विभक्ति, जो कारक होता है इसको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, कारक की डिफिनीशन के बारे में, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हिंदी का भी जो है 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कारक की डिफिनीशन पूछी जाती है और इसमें भी पूछी जाती है। इसमें दिया गया है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। ये आप लोगों को एक लाइन की डिफिनीशन याद रखनी है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और मेन डिफरेंस आप लोगों को इसमें जान लीजिए, एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है इसमें,
जो संस्कृत सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जो संस्कृत होता है, संस्कृत सब्जेक्ट है, इसमें जो कारक या विभक्ति होते हैं 6 होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। वेरी शॉर्ट में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सा नहीं होता है, तो इसमें जो संबंध दिया गया है ये नहीं होगा और संबोधन नहीं होगा। बाकी जो और दिए गए हैं ये सारे होंगे। जैसे कर्ता होगा, कर्म कारक होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा और अधिकरण होगा। लेकिन जो संबंध है ये नहीं होगा और संबोधन नहीं होगा। तो अब अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 6 लगाना होगा। 6 कारक होते कौन कौन से होते हैं, तो कर्ता हो जाएगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हो जाएंगे। अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इधर विभक्ति दिया गया है प्रथमा द्वितीया ऐसे करके, और कारक इसमें आगे दिया गया है, तो ये कारक आप लोगों को याद रखना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। अब ये जो है आप लोगों के उसमें आगे जब आप लोग अनुवाद करना सीखेंगे तो उसमें ये काम आएगा, तो इसलिए आप लोगों को इस क्लास में करवाया जा रहा है, क्योंकि अनुवाद से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर, 2 नंबर तो हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे पहले से, तो इससे जो है अनुवाद करने में आप लोगों को आसानी होगी। अब इसमें हम लोग इसके चिन्ह के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्ता का जो चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, वो हो जाएगा ने, कर्ता ने, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा कर्म का हो जाएगा को, करण का हो जाएगा से या फिर के साथ या के द्वारा, संप्रदान का हो जाएगा के लिए, अपादान का हो जाएगा से लेकिन अलग होने से। यहाँ पे करण का भी से दिया गया है, लेकिन उसके साथ दिया गया है या फिर द्वारा दिया गया है, लेकिन अपादान में अलग होने के अर्थ में से दिया गया है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपादान होगा। ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट संबंध दिया गया है, जिसका का, की, के, रारी हो जाएगा, और अधिकरण दिया गया है में, पै, पर हो जाएगा इसका चिन्ह, और संबोधन का हे, अरे, भो हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों के उसमें पूछा जाएगा, तो ये जो है केवल यही पूछा जाएगा कि कारक की डिफिनीशन और कारक संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अनुवाद के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तो जब आप लोग एक अनुवाद जो है ट्रांसलेट करना सीखेंगे हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे हम लोग इसके बारे में, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जो है अनुवाद से रिलेटेड है। अगर आप लोग ये सब जो है नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग अनुवाद करना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें जैसे पुरुष दिया गया है, तो 3 हो जाएंगे, एक सेकंड, वो 3 हो जाएंगे। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 हो जाएंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है। तो जैसे प्रथम पुरुष के अंतर्गत, एक सेकंड, प्रथम पुरुष के अंतर्गत ये आ जाएंगे, जैसे उसमें सह, तौ, ते। सह जो है यह एक वचन के अंतर्गत आएगा, तौ द्विवचन के अंतर्गत आएगा और बहुवचन के अंतर्गत ते आएगा। तो जो सह का अर्थ होगा जाएगा हिंदी में वह हो जाएगा, तौ का वे दोनों हो जाएगा और ते का वे सब हो जाएगा। ये जो है जब आप लोग उसमें हिंदी से संस्कृत बनाना, अनुवाद करना सीखेंगे, तो वहाँ पे ये काम आएगा। जैसे वहाँ पे वे दोनों लिखा जाएगा, तो अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसमें पुल्लिंग की बात हो रही हो, तो ये तीनों जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। सह, तौ, ते। अगर पुल्लिंग की बात हो रही हो तो उसमें सह लगाना होगा, अगर वे दोनों की बात हो रही हो तो तौ लगाना होगा, अगर वे सब की बात हो रही हो तो ते लगाना होगा। और इसमें अगर स्त्रीलिंग की बात हो तब क्या करना होगा, तो उसमें हो जाएगा सा, मतलब एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ता। ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर यहाँ पे नपुंसक लिंग की बात हो रही हो, मतलब ना नर की बात हो रही हो ना ही मादा की बात हो रही हो, तो वहाँ पे एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी हो जाएगा। बाकी इसका जो अर्थ है यही होगा जो ऊपर लिखा गया है। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है।
इसको अगर आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये अच्छे तरीके से याद भी होगा। नेक्स्ट हम लोग मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। इसमें एक वचन में हो जाएगा तुम, जिसका हिंदी अर्थ होगा तुम। द्विवचन में युवाम, जिसका हो जाएगा तुम दोनों। और बहुवचन में यूयम हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा तुम सब। नेक्स्ट उत्तम पुरुष में दिया गया है अहम, जिसका एक वचन में अहम हो जाएगा, इसका अर्थ होगा मैं। द्विवचन में आवाम हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा हम दोनों। और बहुवचन में वयम हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा हम सब। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें आज की क्लास में जो 2 टॉपिक कराए गए हैं, जैसे कारक और विभक्ति, और ये करवाया गया है पुरुष के बारे में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो है अनुवाद में काफ़ी हेल्प करेंगे, उसी के लिए इसमें करवाया गया है। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसमें हम लोग इसको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि शब्द रूप ही काफ़ी हो जाएंगे, तो वो एक क्लास हो जाएगी। तो इसीलिए आज की क्लास में आज जो है काफ़ी आसान टॉपिक पढ़ाए गए थे, तो इसीलिए आज की क्लास में ये दोनों भी करवा दिए गए, ताकि आप लोग जो है धीरे धीरे कुछ टॉपिक को कंप्लीट करते चलें, ताकि बाद में आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो और आसानी से आप लोग पढ़ सकें। आज जो है 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, और जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम लोग जो है शब्द रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी शब्द रूप आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आप लोगों के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे शब्द रूप क्लास 3 में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे और लकार के बारे में पढ़ेंगे। जो ये 2 टॉपिक हैं, ये जो धातु और लकार वाली क्लास होगी, ये 4 क्लास में हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो जब 4 क्लासेस हो जाएंगी, 2 हो गई हैं, 2 क्लासेस और बची हुई हैं, उसमें अगर हम लोग ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो संस्कृत का जो मेन पोर्शन है, सिलेबस है, जिसमें बच्चों को डर लगता है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सबसे अगर हार्ड बच्चों को लगता है संस्कृत में कुछ, जहाँ से बच्चों को बैक लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता संस्कृत, तो वो जो है दोनों यही हैं। शब्द रूप बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और दूसरा है लकार। ये दोनों टॉपिक बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से, किस ट्रिक से आप लोगों को याद करना है, किस तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे, तो वो जो है सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 में शब्द रूप के बारे में डिस्कस करेंगे, और 4 में लकार और धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप लोग अगर क्लास 3 और 4 अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कुछ ईजी टॉपिक, एक अनुवाद जो है थोड़ा हार्ड है, हार्ड के उसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो वो भी आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। और सबसे आसान उसमें आगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 20 तक संस्कृत में गिनती। ये काफ़ी आसान है, अगर आप लोग 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 20 तक आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है, लेकिन हम लोग 1 से 30 या 40 तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक सिलेबस में दिया गया है, लेकिन 20 से आगे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। 10 क्लासेस में कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हुआ था, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट सीरीज का सोल्यूशन बहुत जल्दी करवाया जाएगा। 2 टेस्ट उसके कंप्यूटर के कंप्लीट करवाए गए हैं, जिसने भी उसको नहीं दिया आप लोग दे सकते हैं। और जो संस्कृत का सिलेबस है उसको जो है 8 से 10 क्लासेस में हो सकता है कि 8 क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 क्लासेस आज से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद 2 क्लासेस में हम लोग जो है शब्द रूप और लकार पढ़ लेंगे। उसके बाद 2 से 3 क्लासेस और होंगी, उसमें जो है हम लोग सिलेबस, बहरहाल 8 से 10 क्लासेस अधिकतम है, बाकी न्यूनतम 7-8 क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम के अदर जो है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग केवल डीएलएड नहीं कर रहे हैं, डीएलएड के साथ साथ बहुत सारे बच्चे वनडे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपना अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। और अगर आज की क्लास से कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये क्लासेस अगर आप लोगों को हेल्पफुल रहती हैं तो आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, आप लोगों को कितनी हेल्प मिलती है इससे। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।